गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने वीडियो नंबर 13 CUET UG कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिए जा रहे हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस एंड टॉपिक है मिसलेनियस MCQs, यानी जो सभी टॉपिक्स में कवर्ड हो गए हैं और शेष जो बचे हैं वो मिसलेनियस में आते हैं। तो आज आपको मिसलेनियस MCQs पॉलिटिकल साइंस के दिए जा रहे हैं वीडियो नंबर 13 में। फर्स्ट MCQ है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड डैश नेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स का एक छोटा सा नेशन, एक छोटा सा राष्ट्र, एक छोटा सा आइलैंड, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? ऑप्शन ए जॉन F कैनेडी, बी फाइडेल कैस्ट्रो, सी निकिता खुर्शेव या डी जॉर्ज बुश। तो स्मॉल आइलैंड यूनाइटेड स्टेट्स के नेशन का छोटा सा आइलैंड जिसके प्रेसिडेंट ऑप्शन बी फाइडेल कैस्ट्रो थे, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सेकंड, डैश एज एन एली, एली मतलब मित्र, दोस्त ऑफ द सोवियत यूनियन का एक ऐसा दोस्त एंड रिसीव्ड बोथ डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एड फ्रॉम इट, जो डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल दोनों तरह की हेल्प चाहता था, वो एली कौन था? ऑप्शन ए USA, बी क्यूबा, सी रशिया या डी ब्रिटेन। तो सोवियत यूनियन का वो एली जो डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल एड चाहता था वो था क्यूबा। क्वेश्चन 3, हु डिसाइडेड टू कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। किसने फैसला किया, कौन चाहता था कि क्यूबा को रशियन बेस बनाया जाए? ऑप्शन 1 अमेरिकन प्रेसिडेंट कैनेडी, ऑप्शन बी फेडरल कैस्ट्रो, बी निकिता खुर्शेव या डी स्टॉलिन। तो जिसने इस बात का फैसला किया था कि क्यूबा को रशियन बेस बनाया जाए वो थे निकिता खुर्शेव, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और इन विच ईयर न्यूक्लियर मिसाइल्स वाज प्लेस्ड इन क्यूबा। क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स कौन से साल में प्लेस की गई थी, कौन से साल में रखी गई थी? ऑप्शन ए 1962, 1926, 1965 या 1960। तो क्यूबा में जिस साल में न्यूक्लियर मिसाइल्स प्लेस की गई थी वो ईयर था ऑप्शन ए 1962 में। क्वेश्चन 5, आफ्टर हाउ मेनी वीक्स USA became aware of missile in Cuba। कितने हफ्तों के बाद अमेरिका को इस बात का आभास हुआ, उसे अवेयरनेस पता चली कि क्यूबा में मिसाइल प्लेस की गई है? कितने वीक्स के बाद? ऑप्शन ए 4 वीक्स, 2 वीक्स, 3 वीक्स या 1 वीक। तो अमेरिका को, USA को क्यूबा में मिसाइल प्लेस की गई है ये बात 3 वीक्स के बाद पता चली थी। Question 6, the Cuban Missile Crisis was a high point of what came to be known as the। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो मुद्दा था वो एक हाई पॉइंट था, एक बहुत ऊंचा पॉइंट था जिसको हम अपनी इतिहास में, अपनी हिस्ट्री में टू बी नोन एज जाना जाता है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जो एक हाई पॉइंट था उसको किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हॉट वॉर, बी कोल्ड वॉर, सी वर्ल्ड वॉर 1 या डी वर्ल्ड वॉर 2। तो ये बात 1960 की है, तो इसमें वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो दोनों हो चुकी थी, तो इसे हम कोल्ड वॉर कहेंगे। ऐसी सिचुएशन में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का समय का मुद्दा सामने आया था तो ऐसे में रशिया यानी USSR, सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई थी। एक्चुअल फाइटिंग नहीं हो रही थी लेकिन दोनों में मनमुटाव था, दोनों में मतभेद चलने शुरू हो गए थे। द कोल्ड वॉर वाज अकम्पेनिड बाय अ डैश कन्फ्लिक्ट एज वेल। कोल्ड वॉर की वजह से जो कन्फ्लिक्ट सामने आया था वो कैसा कन्फ्लिक्ट था USSR और USA के बीच में? ऑप्शन ए मॉनेटरी कन्फ्लिक्ट, क्या पैसों को लेकर मतभेद हुआ था? ऑप्शन बी आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, क्या विचारधाराओं में फर्क आ गया था? ऑप्शन सी पर्सनल कन्फ्लिक्ट, क्या पर्सनल व्यक्तिगत मामले में झगड़ा हुआ था?
या ऑल द अबव? तो कोल्ड वॉर की वजह से जो कन्फ्लिक्ट सामने आया था वो ऑप्शन बी आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट, यानी मतभेद, विचारधाराओं में फर्क आ गया था दोनों देशों में। क्वेश्चन 8, हु वाज द लीडर ऑफ वेस्टर्न अलायंस? वेस्टर्न अलायंस इस तरफ, वेस्टर्न अलायंस का नेता कौन था? ऑप्शन ए यूएसए, रशिया, यूएसएसआर या एलाइड पावर। तो वेस्टर्न अलायंस का लीडर अमेरिका था, यूएस। अगर ईस्टर्न अलायंस होता तो यूएसएसआर होता, लेकिन ये वेस्टर्न अलायंस है तो यूएस होगा। क्वेश्चन 9, द वेस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंट आइडियोलॉजी ऑफ? वेस्टर्न अलायंस जिस आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है, विचारधारा को, वो विचारधारा क्या थी? ऑप्शन ए सोशलिज्म, बी लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, सी कम्युनलिज्म या डी मार्क्सिज्म। तो वेस्टर्न अलायंस जिस विचारधारा को रिप्रेजेंट करता है, यानी अमेरिका, यूएसए, वो है लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म। तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 10, हु वाज द लीडर ऑफ ईस्टर्न अलायंस? ईस्टर्न राइट साइड पे, ईस्टर्न की तरफ यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन, जिसे हम आज रशिया कहते हैं। तो ईस्टर्न अलायंस का नेता कौन था? ऑप्शन ए सोवियत यूनियन, बी यूएसए, सी रशिया या डी ब्रिटेन। तो ईस्टर्न अलायंस का लीडर सोवियत यूनियन था। क्वेश्चन 11, द ईस्टर्न अलायंस रिप्रेजेंट द आइडियोलॉजी ऑफ? ईस्टर्न अलायंस यानी सोवियत यूनियन की आइडियोलॉजी क्या चीज रिप्रेजेंट करती है? ऑप्शन ए कैपिटलिज्म, ऑप्शन बी मार्क्सिज्म, ऑप्शन सी सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म या डी सोशलिज्म एंड मार्क्सिज्म। तो ईस्टर्न अलायंस की आइडियोलॉजी जो रिप्रेजेंट करती है वो है सोशलिज्म एंड कम्युनलिज्म। क्वेश्चन 12, एलाइड फोर्सेस लेड बाय द? एलाइड फोर्सेस, जो ये सभी आपस में दोस्त थे, एलाइड फोर्सेस में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? ऑप्शन ए जर्मनी, इटली एंड जापान, ऑप्शन बी यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल थे, ऑप्शन सी यूएस, सोवियत यूनियन, इटली एंड जापान, ये कभी दोस्त बने नहीं, ऑप्शन डी यूएस एंड यूएसएसआर, लेकिन यूएसए एंड यूएसएसआर एलाइड फोर्सेस में थे, लेकिन इनके साथ ब्रिटेन और फ्रांस भी थे, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। एलाइड फोर्सेस में जो लोग आते थे, जो कंट्री आती थी, वो था ऑप्शन बी यूएस, सोवियत यूनियन, ब्रिटेन एंड फ्रांस। वाई डिड द क्रिटिक्स सैड इट वॉज अननेसेसरी टू ड्रॉप बॉम्ब्स? जो आलोचक हैं, क्रिटिक्स, उन्होंने क्यों कहा था कि ये बात अननेसेसरी है कि अमेरिका ने जापान पर जो बॉम्ब ड्रॉप किया था वो गलत है? उन्होंने बुराई क्यों की? क्योंकि ऑप्शन ए जापान वाज इनोसेंट, ऑप्शन बी जापान वाज वीक, ऑप्शन सी जापान वाज अबाउट टू सरेंडर या जापान वाज न्यूट्रल। तो क्रिटिक्स ने ये बात जो की थी कि अमेरिका ने जो जापान पर बॉम्ब ड्रॉप किया था वो अननेसेसरी था, क्योंकि ऑप्शन सी करेक्ट है, जापान वाज अबाउट टू सरेंडर, क्योंकि वो सरेंडर करने ही वाला था। क्वेश्चन 14, एटॉमिक बॉम्ब ऑफ यूएसए ऑन हिरोशिमा? अमेरिका ने जो एटॉमिक बॉम्ब हिरोशिमा, जापान के एक शहर पर डाला था, उसका कोड नेम क्या था? ऑप्शन ए लिटिल बॉय, बी फैट मैन, सी लिटिल बेबी या डी लिटिल गर्ल। तो एटॉमिक बॉम्ब जो यूएसए ने हिरोशिमा, जापान के शहर पर फेंका था, उसका कोड नेम था ऑप्शन ए लिटिल बॉय, छोटा लड़का। क्वेश्चन 15, एटॉमिक बॉम्ब ऑन नागासाकी वाज कोड नेम्ड? अमेरिका ने हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर भी एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, उसका कोड नेम क्या था? ऑप्शन ए फैटी मैन, बी फैट बॉय, सी फैट वुमेन या डी फैट मैन। तो नागासाकी पर जो एटॉमिक बॉम्ब यूएसए ने गिराया था, उसका नाम था ऑप्शन डी फैट मैन, मोटा आदमी। 16, लिटिल बॉय एंड फैट मैन। लिटिल बॉय वो एटॉमिक बॉम्ब था जो अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में
जापान के हिरोशिमा शहर पर डाला था, और फैट मैन वो एटॉमिक बॉम्ब था जो अमेरिका ने जापान के नागासाकी पर फेंका था। वर डैश रिस्पेक्टिवली, ये दोनों लिटिल बॉय और फैट मैन रिस्पेक्टिवली कितने भारी थे? ऑप्शन ए 15 एंड 26 किलोटन्स, 15 एंड 29 किलोटन्स, 15 एंड 21 किलोटन्स या 14 एंड 21 किलोटन्स। ये दोनों लिटिल बॉय और फैटमैन एटॉमिक बम कितने भारी थे रिस्पेक्टिवली? ये थे लिटिल बॉय 15 किलोटन और फैटमैन 21 किलोटन्स। ये दोनों इतने भारी थे। क्वेश्चन 17, कोल्ड वॉर मैनेज टू एंश्योर डैश। कोल्ड वॉर जब सोवियत यूनियन और यूएसए के बीच में शुरू हुई थी, तो इस कोल्ड वॉर ने मैनेज किया था, किस बात को एंश्योर करने किया था? ऑप्शन ए पीस, क्या शांति रहे, ह्यूमन लाइफ बनी रहे, ह्यूमन सर्वाइवल, इंसान जीवित रहे, या नन ऑफ द अबव। तो कोल्ड वॉर ने जिस चीज को मैनेज किया था इंश्योर करने के लिए, वो था ऑप्शन सी, ह्यूमन सर्वाइवल की अर्थ पर ह्यूमन सर्वाइव करता रहे। क्वेश्चन 18, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो इज एन एसोसिएशन ऑफ डैश स्टेट्स। नाटो में कितने देश थे? ऑप्शन ए 23, 30, 18 या 25। नाटो एसोसिएशन में 30 स्टेट्स थे, यानी लगभग 30 कंट्रियां थी। द ईस्टर्न अलायंस यानी सोवियत यूनियन, ईस्टर्न अलायंस सोवियत यूनियन, नोन एज द डैश वाज लेड बाय सोवियत यूनियन। ईस्टर्न अलायंस जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, जो सोवियत यूनियन के द्वारा लेड किया गया था, सोवियत यूनियन इसका लीडर था। ऑप्शन ए वार्सा पैक्ट, ऑप्शन बी सीटो, सेंटो या नाटो। आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, सीटो, सेंटो और नाटो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन यूएसए की थी। तो ईस्टर्न अलायंस यानी सोवियत यूनियन जिसको लेड किया था वो था वार्सा पैक्ट। क्वेश्चन 20, नेम द मूवमेंट विच गेव। उस मूवमेंट का नाम बताओ जिसने एक रास्ता न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, जो नए नए आजाद देश, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद देश आजाद होने शुरू हो गए थे, अ वे स्टेइंग आउट ऑफ अलायंस। उन्होंने अलायंस से अपने आप को दूर रखा, ना वो वेस्टर्न अलायंस के साथ रहे ना वो ईस्टर्न अलायंस के साथ रहे। उन्होंने अपने आप को न्यूट्रल रखा, उसमें इंडिया भी था। तो आपको एक बात बता दूं, वो कौन सा मूवमेंट था जो नए आजाद देशों ने ऐसा रास्ता अपनाया कि वो किसी भी अलायंस से दूर रहेंगे? ऑप्शन ए नाटो, बी सेंटो, सी सीटो या डी नैम। तो ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ने जिस मूवमेंट को अपना रास्ता बनाया था कि वो अपने सभी अलायंस से, ईस्टर्न और वेस्टर्न अलायंस से दूर रहेंगे, उस मूवमेंट का नाम था नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, कि हम किसी भी मूवमेंट, अलाइन मूवमेंट में शामिल नहीं होंगे और अपने हथियार नहीं बनाएंगे, अपने हथियारों को खत्म करेंगे। तो न्यूली इंडिपेंडेंट ने नैम को फॉलो किया था, ये एक ऐसा मूवमेंट था। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने वीडियो नंबर 13 CUET अंडर ग्रेजुएट इंपॉर्टेंट MCQ फॉर एंट्रेंस एग्जाम एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इतना गरम मसाला आपको दे रहा हूं। पॉलिटिकल साइंस आज का हमारा सब्जेक्ट था और टॉपिक था मिसलेनियस MCQ। आपको अभी इसकी 2 वीडियो और भी मिलेंगी, आप इन सबको अच्छे से पढ़िए। बहुत इजी टॉपिक है, ये आपने 10th, 9th, 10th, 11th, 12th में कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। इन्हें समझिए और रिवाइज कीजिए, आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम के टेस्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप हम इसी तरह से हमारी बाकी वीडियोस और शॉर्ट्स देखते रहिए। आपको अच्छी लगे उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।